वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएड एंट्रेंस एमसीक्यूज का पिटारा सीरीज, जिसमें हम पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 4 तक वीडियोस आ चुकी हैं। अगर उनको आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रही हूँ, उसको ज़रूर देखिए। और आज मैं आप सभी के लिए इस पिटारा सीरीज़ के पार्ट 5 में लेकर आई हूँ CUET PG 2022 में जो MA एजुकेशन का एंट्रेंस हुआ था उसका पेपर मैं लेकर आई हूँ। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है, 25 जो जनरल क्वेश्चन उसको छोड़ के जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 75 क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दोनों माध्यम में, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन मोस्टली हिंदी में रहेगा, तो दोनों ही भाषा के अभ्यर्थियों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। अब आपको लोग यही लग रहा होगा कि भाई मैम एमएड एंट्रेंस का पिटारा सीरीज़ बना रही हैं तो इसमें उन्होंने MA एजुकेशन का पेपर क्यों लाया। देखिए, एजुकेशन जो एक एजुकेशन है, जो MA एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं या आप एमएड कर रहे हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो जो ये दो कोर्सेज़ हैं, जो एमएड और आप जो MA एजुकेशन है, इन दो कोर्सेज़ के सिलेबस लगभग 90% तक बराबर है। ठीक है, मैंने इस पेपर को देखा और मैंने पाया कि इस पेपर में ये पेपर मतलब लिटरली एमएड में हेल्प आपको करने वाला है। ठीक है, साथ में जो MA एजुकेशन की एंट्रेंस दे रहे हैं उनको तो हेल्प करेगा ही। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के MA, क्योंकि आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रैक्टिस के लिए अलग से हमें पेपर मिल जाए, ठीक है, या कोई एक ऐसी बुक हमें मिल जाए कि जिससे हम प्रैक्टिस करें, हमारा एग्ज़ाम फंस जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आपका सिलेबस सेम है। जब आप ये रिसेंट के जो पेपर्स आप देखेंगे, डिफरेंट पेपर्स जो मैं यहाँ करा रही हूँ, साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि टॉपिक वही सेम है। जैसे आपको मान लीजिए कि सीटेट की भी आपने पढ़ाई की है, वो सब भी आपको इसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन सीरीज़ को शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप MA एजुकेशन का एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे एमएड किसी भी यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, ये वीडियो सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, इतने सारे मतलब एक तरह से ऑथेंटिक आप ऑफिशियल आंसर की को मैं देखते हुए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ों को। एक दो आंसर मुझे पिछले वाले पार्ट में गलत भी मिले हैं, उसको मैंने यहाँ पे बताया है आप सबको। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए 75 MCQs को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं, आप लोग इसको ऐसे ही पेपर एज इट इज़ आप लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट्स बनाइएगा। कुछ अगर बीच बीच में मैं टॉपिक बताती हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा मेहनत खुद भी करिएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत मुश्किल नहीं है गवर्नमेंट निकालना। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट निकालते हैं एमएड से तो बहुत कम फीस लगती है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके थोड़ा मुझे भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिख रहा होगा और यहाँ पे क्वेश्चन की आईडी लिखी हुई है, तो हम यहाँ से 1 से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 181, तो हम इस 1 को 1 लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस तरह से 1 से लेकर के हम 75 क्वेश्चन तक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे 1 है इसको आप कंसिडर करिएगा पेपर को सॉल्व करते समय। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिखा है कि कौन सी बुक जॉन डीवी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और जॉन डीवी के द्वारा किताबों का मैंने क्विज भी टेलीग्राम में कराया था। तो ये इस प्रश्न का उन्होंने पूछा कौन सी बुक नहीं लिखी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन एंड स्कूलिंग। ये आपका नहीं होगा, मतलब कि उन्होंने ये ऊपर की 3 किताबें लिखी हैं, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द चाइल्ड एंड करिकुलम। इसमें एक और बुक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, ये चारों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से इसका नोट ज़रूर बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिखा है कि क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज़ राइट, क्या सही है क्या गलत है, ये किस डोमेन से रिलेटेड है। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, ऑन्टोलॉजी है, और ये आपका इसमें सही आंसर है आपका एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। ठीक है, एक्सियोलॉजी में 2 चीज़ें आ जाती है, आपकी एस्थेटिक आ जाती है, उसके बाद आपका लॉजिक आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे आपका अगर ज्ञान से रिलेटेड, हमेशा इसमें मतलब हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी देखना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान से रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं तो आपकी एपिस्टेमोलॉजी में आएगी। तथ्य से रिलेटेड आप बात करते हैं, जैसे ये जो नेचर है, ये संसार, ये किससे बना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी मेटाफिजिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि व्हेन स्कोर पाइल अप टुवर्ड्स द हाई स्कोर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, निगेटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है,
तो ये आपका आ गया कोरिलेशन रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो निगेटिवली स्क्यूड है वो लेफ्ट साइडेड स्क्यूड बोलते हैं। उसके बाद अगर राइट पॉजिटिव डायरेक्शन है तो वो राइट साइडेड स्क्यूड बोलता है, ठीक है। और इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, बहुत एक्सप्लेन करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। तो जब निगेटिवली स्क्यूड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो निगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है कि मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, ठीक है। तो जो मोड होता है वो सबसे हायर साइड में जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर निगेटिवली स्क्यूड है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ। जैसे अगर निगेटिवली स्क्यूड कर्व है तो आपका ऐसे जाएगा, इस तरह से ये कर्व बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन आ जाएगा, यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, यहाँ पे मोड आ जाएगा, ठीक है। ये निगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिवली स्क्यूड की बात आ जाएगी तो वो ऐसे आ जाता है कर्व, ठीक है। ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जो आपका मीन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद मीडियन होता है, उसके बाद मोड होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हाई स्कोर की बात हो रही है तो हाई स्कोर आपका किस में आएगा, आपका मोड में आएगा या ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपका निगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने सेमेस्टर आई थिंक 2 में स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन देखा होगा उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, स्टैटिस्टिक्स है आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड व्हेन देयर आर एक्सट्रीम स्कोर्स विच वुड अफेक्ट द एवरेज डिसप्रोपोर्शनली। यहाँ पूछा है कि अगर एक्सट्रीम स्कोर होता है किसी में तो वो अफेक्ट करता है, तो उससे बचने के लिए हम कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करेंगे। तो भाई यहाँ पे हम मीडियन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। क्योंकि मीडियन आप जानते हैं कि मीडियन में हम जब भी कोई आपको डेटा दिया होता है तो उसको आप बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आप लिखते हैं। उसके बाद उसमें बीच का जो मिड पॉइंट है वो बीच के स्कोर से निकालते हैं। मतलब मीडियन में जो मध्यांक होता है उसमें जो सबसे लीस्ट स्कोर है या सबसे हायर स्कोर है, इसका रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्यूपिल मोटिवेटेड बाय प्रेशर फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स टू परफॉर्म वेल। मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अभिभावक और अध्यापकों द्वारा उनको बहुत ही मतलब बेहतर करने का उनको बहुत दबाव दिया जा रहा है। तो ये क्या है आपका, ठीक है। 5 का यहाँ पे एक्सट्रिंजिंग मोटिवेशन है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है, मतलब बाहर से उनको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप कुछ करें, ठीक है। इंट्रिंजिक मोटिवेशन में आ जाएगा कि बच्चे को हमें अंदर से खुद से लग रहा है, जैसे अभी हम लोग हैं, हमें अंदर से खुद से लग रहा है कि भाई जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि भाई हमें एंट्रेंस क्रैक करना है, हमें अंदर से महसूस हो रहा है कि हम क्रैक कर लेंगे तो हमारे एक गवर्नमेंट से मिलेगा, हमारे पापा के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, ठीक है। और साथ में मतलब हमारी नॉलेज भी बहुत बढ़ रही है। तो ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है, कि अंदर से आ रहा है कि भाई हमें ये चीज़ करना है, हमें ये मतलब हमें एक हमारा गोल है, एक छोटा सा एम है, इसको हमें अचीव करना है, ये अंदर से आपको आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को मैच करना है, मैच करिए आप लोग। बहुत आसान है, इसको मैंने बताया भी है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड आपको किलपैट्रिक ने दिया है, ठीक है। उसके बाद डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात इवान इलिश ने की है। डी स्कूलिंग सोसाइटी का एक PDF है, बुक है रिटन बाय इवान इलिच। इसको मैंने टेलीग्राम पे आप फाइल सेक्शन में ढूंढ सकते हैं। उसके बाद प्लेवे मेथड आपका फेडरिक फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है। पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेक्ट जो ऑप्शन डी दिया हुआ है वो पाउलो फेरे की किताब है, ठीक है। पाउलो फेरे ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया क्रिटिकल पेडागॉजी का, ठीक है। 2 चीज़ें पाउलो फेरे से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि किसने क्रिटिकल पेडागॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, तो पाउलो फेरे। इनकी एक किताब बहुत मशहूर है, पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ZPD क्या है। बहुत आसान प्रश्न है कि भाई एक लर्नर है, उसको वो खुद से काम कर रहा है, उसको उतनी ही हेल्प दी जा रही है जिससे कि वो काम और बेहतर तरह से करके, इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। इसकी बात लेव वाइगोत्स्की ने की थी, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इसका फोल्डिंग का, लिख के बताइए इसका फोल्डिंग क्या है, ये भी ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखिए, ठीक है। पूछा गया है, एक सेकेंड मैं हिंदी वाला भी न कर देती हूँ ऊपर। पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 आई उसमें किसकी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात नहीं की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल NCF 2005। इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है।
और इसकी बात की है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए कि पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, लाइट नहीं है, ये किताब के ऑथर कौन है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, पाउलो फ्रेरे। ठीक है, उसके बाद जॉन डीवी की किताबों की लिस्ट मैंने बताई। उसके बाद इवान इलिच की भी किताब है जिन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी का एक बात किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ हाउ चिल्ड्रन फेल। हाउ चिल्ड्रन फेल के ऑथर कौन है? यहाँ पे जॉन हॉल्ट है भाई। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं जहाँ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करना है वो मैं करती हूँ, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख के जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ए और आर दोनों करेक्ट है। पूछा गया है कि भाई जो टेक्नोलॉजी है, जो अधिगम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का प्रयोग है, वो एकोमोडेट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। बिल्कुल सही बात है। टेक्नोलॉजी अलाउ सेल्फ पेस्ड लर्निंग। भाई टेक्नोलॉजी में क्या है कि भाई आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का आप एक यूज़ कर रहे हैं। कभी भी किसी चीज़ों को नहीं समझ में आता है तो अपने आसपास के उदाहरणों से आप समझने का प्रयास क्या करिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी की अभी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ बच्चे क्या है कि वो फटाफट से इस वीडियो को आराम से देख लेंगे, लिख लेंगे। कुछ बच्चों को क्या होगा कि पॉज करना है, पढ़ना है, क्वेश्चंस को समझना है, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा मैम क्या समझा रही है उसको समझना है। तो सेल्फ पेस मतलब हर स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने हिसाब से इस वीडियो को देख रहा है। कुछ बच्चे बहुत मतलब टैलेंटेड, उनका IQ लेवल थोड़े हायर स्तर का है तो वो वीडियो को मतलब 1.5 स्पीड पे लगा के कर देंगे। ठीक है, कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, कि जो अचीवमेंट टेस्ट है, स्कोर सर्व्स एज अ इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही बात है। अचीवमेंट टेस्ट आर कंडक्टेड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों ही यहाँ पे ऑप्शंस आपके सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन राइट है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ए तो बिल्कुल आप देखिए कि लिखा गया है कि कक्षा में निर्देश देने के लिए प्रयोग की गई भाषा को निर्देशन का माध्यम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो देखिए वो आपका लिखा है गलत है। यहाँ पूछा गया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिटरमाइंड बाई रीजनल लैंग्वेज। में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे कोई मतलब इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल की बात है। देखिए पहला ऑप्शन गलत है बिल्कुल भाई। नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल बिल्कुल सेम कैसे हो सकते हैं, गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए कि इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों फॉर्मल नहीं होते हैं। छोटा सा फटाफट से बता देती हूँ। फॉर्मल एजुकेशन जो आप जैसे आपने 1 से 12 तक पूरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, आप यूनिफॉर्म पहन के प्रॉपर जाते हैं, वो आपका फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल जो शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसे कि आप बड़े होते हैं, बच्चा घर में पेरेंट्स को देख के जो चीज़ें सीखता है, आसपास की सोसाइटी को देख के जो चीज़ें सीखता है, वो आपकी इनफॉर्मल है। नॉन फॉर्मल है आपका आ जाएगा जो डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे आप इग्नू वगैरह से घर बैठे कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर मतलब डेली वहाँ पे नहीं जाना है। ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अक्सर लोग इसको कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द नॉन प्रोजेक्टेड TLM। TLM मतलब टोटल लर्निंग मटेरियल। TLM क्या होता है कि टोटल लर्निंग मटेरियल, जो भी आप चीज़ें बनाते हैं जिससे टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत इफेक्टिव होती है, वो आपका TLM में आएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है भाई, मूवीज़ हैं मतलब प्रोजेक्टेड है भाई, एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट की जा रही हैं। ओवर एज प्रोजेक्टर भी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट की जाती है, LCD प्रोजेक्टर भी। तो यहाँ पे जो स्पेसिमन मतलब कि बहुत सारे मतलब प्रोफेसर्स हैं या जिनको इस जो भी बुक छपती हैं, पब्लिशर क्या करता है कि स्पेसिमन कॉपीज़ ला के दे देता है, तो वो नॉन प्रोजेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए इज करेक्ट,
आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि पहला ऑप्शन देखिए कि मैकॉले ने अपने मिनट में बोला कि भाई शिक्षा और मतलब भारतीयों की शिक्षा और स्कूलिंग की बात की, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि उन्होंने लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन पीपल के वेलफेयर की बात की। भाई लॉर्ड मैकॉले का जो मिनट आया वो 1835 में जो आया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत बल दिया। ठीक है, वो अपने भले के बारे में सोचते थे, उन्होंने मतलब भारतीयों के वेलफेयर से तो कोई मतलब नहीं था, वो भारतीयों को शिक्षा भी इसलिए अंग्रेजी में देना चाहते थे ताकि वो उनसे अपना काम करा सके। तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत है। ठीक है, देखिए एमसीक्यू ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि बस मैंने बता दिया करेक्ट, भाई जो गलत है वो बताना है कि वो क्यों गलत है। आपको भी बुक में भी किताबें आप पढ़ते हैं तो उसको भी आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है। आपको उस पर थोड़ा सा चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप लोग मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे है और ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, आप सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट में लिख के बताइए, आप लोग को एक होमवर्क देती हूँ। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। मुझे आंसर पता है बट मैंने सोचा था बताऊंगी, बट मैं आपको होमवर्क देती हूँ। वीडियो जो देख रहा है कमेंट लिख के बताइए, नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके दिखाइए, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ऑगस्ट कॉम्टे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर कौन है ये बताइए कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है प्रोसीजरल नॉलेज, प्रक्रियात्मक ज्ञान की सबसे बेहतर व्याख्या चुने। ठीक है, प्रोसीजरल नॉलेज की बात कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। पहला ट्रू है भाई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है पीक एक्सपीरियंसेस आज एवरीडे। भाई पीक एक्सपीरियंसेस जो चरम अनुभव है वो रोजमर्रा के अनुभव कैसे होंगे, वो तो आपकी लाइफ में मतलब जो पीक एक्सपीरियंसेस आते हैं वो कभी कभी आते हैं। तो यहाँ पे जो एवरीडे शब्द है ना ये गलत कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, पहला ऑप्शन आपका सही है। 21 यहाँ पे देखिए, टीचिंग एज अ प्रोसेस इज। ठीक है, तो यहाँ पे इस तो बिल्कुल आपकी टीचिंग इंटेंशनल ही होती है। ये क्या आ गया, ओके, टीचिंग इज ऑलवेज इंटेंशनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि नई जो शिक्षा नीति है 2020 है, इसमें कौन सा पार्ट है नई शिक्षा नीति का। तो भाई नई शिक्षा नीति पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप। ठीक है, सार्वजनिक परोपकारी साझेदारी की बात करती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब प्राइवेट टर्म वेग है, प्राइवेट की बात ही वो नहीं करती है सही शिक्षा नीति, तो ये प्राइवेट जो टर्म है हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ देखिए, लर्नर्स लर्निंग एबिलिटी आर डिटरमाइंड बाई। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न बनाया है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है ये पूछा है कि विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का निर्धारण किससे होता है। भाई बिल्कुल आपका हेरिडिटी से होता है, इन्वायरमेंट से होता है। ठीक है, उसके बाद लर्नर से होता है। तो यहाँ पे टीचर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ए बी और सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ सवाल पूछा है कि जो TLM है टोटल लर्निंग मटेरियल, जिसको हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं, क्लासरूम में इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इससे रिलेटेड पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, अब ए बी ई तो सही इसने बोला है, अब सी को देखते हैं। सी क्या है, सी लिखा है कि मेक द स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड। भाई टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चों को डिस्ट्रैक्ट क्यों करेगा, वो तो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अब जब टीचिंग एड का प्रयोग करके, चार्ट पेपर का प्रयोग करके आप पढ़ाते हैं तो ये बच्चों को अट्रैक्ट करता है। तो सी गलत हो गया। अब डी को इसने गलत कहा है, क्रिएट अनरेस्ट इन क्लासरूम। में क्लासरूम में अनरेस्ट क्यों करेगा, अनरेस्ट बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। हिंदी माध्यम के बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो स्क्रीन पे ये देख सकते हैं।
ठीक है, तो सी और डी यहाँ पे गलत है भाई। कक्षा में व्याकुल और विचलित नहीं करता है बच्चों को, बाकी ए बी ई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 को यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 लैंग्वेज फार्मूला एडवोकेटेड फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला एडवोकेटेड फॉर है, तो इसमें जो आपका सी है वो आपका सही है, ठीक है। सी आपका सही है। मदर टंग की बात करता है, पहले मदर टंग बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, मदर टंग या जो रीजनल लैंग्वेज है, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज है, फिर आगे जाके मॉडर्न या फॉरेन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे सी सही है। अब ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में ये देखिए उलट पुलट दिया है, ऐसा नहीं कि 1 का ए बी का ऐसा नहीं दिया है, यहाँ पे सी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है, ये सही है। तो इस तरह से कई बार ऑप्शंस भी आपको घुमा देगा। मैंने भी पहले इसको देखा तो मैंने कहा सी राइट है, तो सी तो ऑप्शन में ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पे हम सी राइट, मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट है, बट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है, ठीक है, तो यहाँ पे सी लगा के नहीं आना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग। शोर मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड मतलब स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं करना है। 3 डायमेंशनल 3D है, तो यहाँ पे जितने भी देखेंगे यहाँ पे ग्लोब आपका 3D आ जाएगा, 3D TLM आ जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी। बहुत ही आसान प्रश्न है, इवान इलिच इसके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए, 28 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एप्टीट्यूड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, इसके जवाहरलाल नेहरू हैं, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ देखिए, इसको मैच करना है। अभी मैं हिंदी माध्यम के लिए आगे मैं आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे, ठीक है। ये जितने भी आपके टीचिंग स्किल्स है, माइक्रो टीचिंग स्किल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना चाहिए कि हर स्किल में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पहला दिया है स्किल, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स दिया है, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पे देखिए ए का 3 दिया है, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ए का 3 ही दिया है, कंपोनेंट्स है, स्टिमुलस वेरिएशन का बी का 1 दिया है। तो देखिए, जब स्टिमुलस जैसे प्रोबिंग क्वेश्चन में क्या है कि बच्चों से हमें आंसर निकलवाना है, तो हाँ तब वहाँ पे हम प्रोबिंग क्वेश्चन का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टिमुलस वेरिएशन में हमेशा हमारा जो बॉडी जेस्चर है वो सारी चीज़ें आता है, किस तरह से हम पढ़ाते हैं, हम किस तरह से पॉज ले रहे हैं, ये आपका आता है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट स्किल में चौथा आ जाएगा, जैसे कि आप बच्चे कुछ अच्छा मतलब आंसर कर दिया, या शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अच्छे हम प्रेज वाले वर्ड्स होते हैं, या बच्चों को हम कभी बोलते हैं कि चलो भाई कोई एक लोग उठ के आ जाओ, चलो स्क्रीन पे इसका आंसर लिख के दिखाओ, तो हम बच्चों को रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रिलेट करिए कि क्या ये कह रहा है। एक्सप्लेनेशन स्किल में डी का आपका दूसरा होगा, जिसमें एक्सप्लेन करना है, चीज़ों को क्लियर करना है। तो जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिए, पूछा गया है कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी, वाद विवाद करने की एबिलिटी को अगर हमको चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, ठीक है। जैसे डिबेट एक्चुअली में हम कराएंगे, फिर वहाँ बच्चा परफॉर्म करेगा, फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चा किस तरह से मतलब उसकी एबिलिटी को हम वहाँ पे जज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आप इसको मतलब यहाँ पे करेक्ट मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AECDB। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट आएगा, उसके बाद सेंसरी रजिस्टर आएगा, ठीक है। ये आप मैच कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देखिए,
यहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को मैच करना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, DAECB। ठीक है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, मैच कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिए, कक्षा की शुरुआत में छात्रों का ध्यान पाने के कौशल को कहते हैं, यहाँ पे सेट इंडक्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 यहाँ पे देखिए, 35 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इसको आप मैच कर लीजिएगा। हिंदी माध्यम के लिए दिखा देते हैं स्क्रीन पे आप, इसका डी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे सी इज राइट। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ए करेक्ट है, एवरी एजुकेशनल प्रोसेस मस्ट बी चाइल्ड सेंट्रिक। ठीक है, बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, तो ये सही है। दूसरा लिखा है कि बच्चों को स्व और स्वायत्तता की कोई संकल्पना नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, एक स्टेज पे आके बच्चों को सेल्फ और ऑटोनॉमी का आइडिया हो जाता है, तो आर गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आप देखिए, ZPD स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD, इसका फोल्डिंग, इस सब की डिफिनीशंस आपको पता होनी चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट दिया था आपके लेव वाइगोत्स्की ने, जो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, जो एक, और इन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की थी। ठीक है, ईगो सेंट्रिक स्पीच की जब बात करता है तो आप जेन प्याजे लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीटेट क्लियर किया है, सब कुछ आपने पढ़ा है, बस एक रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसको मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है, स्केल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, तो आप इसको देख लीजिएगा, आसान है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिए, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट की सीयर में शामिल किया गया, तो बिल्कुल राइट टू एजुकेशन 2009। इसमें एक क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट कब हुआ, लिख के बताइए। आई थिंक 1 अप्रैल या 1 अगस्त 2010 है। ठीक है, इसको कमेंट में लिख के बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब ऐड किया गया 2009 में। ठीक है, ये कब इन्फोर्स हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे बी सही है। ठीक है, इसमें पूछा है कि वी ऑल ग्रो बट वी ऑल डू नॉट डेवलप, सही है। स्कूलिंग इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, तो हिंदी माध्यम के लिए दिखा देते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, 41 को देखिए, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सिद्धांत बच्चों द्वारा अन्य के व्यवहार, मतलब बच्चा क्या करता है कि आसपास के लोगों को देख करके वो सीखता है, व्यवहार सीखता है। तो भाई यहाँ पे सोशल लर्निंग थियरी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट बंडूरा ने दी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म में आपके प्याजे आ जाएंगे। साइकोएनालिसिस थ्योरी आपकी किसने दी? सिगमंड फ्रूड ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग B.F. स्किनर ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थियरी है वो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे बेस्ड है। ठीक है, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आए हुए प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ देखिए कि किंडरगार्टन जो है वो किसने मतलब किसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, 42 तो यहाँ पे प्लेवे मेथड आपका आ जाएगा, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 देखिए, इरेक्शन की थियरी से। ये इरिक इरेक्शन की थियरी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, 44 यहाँ पे देखिए, इरिक इरेक्शन की थियरी से दो प्रश्न दिए हुए हैं। पूछा गया है कि हु एक्सपेंडेड अपॉन इरेक्शंस आइडेंटिटी थियरी। 44 इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जेम्स मार्सिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। ठीक है, यहाँ पूछा है कि बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया है। ठीक है, बताइए। ये आपका दिया है यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने। ठीक है,
जिसमें उन्होंने बात किया है कि जो बच्चा मतलब जब जन्म लेता है उसके बाद वो आपके आसपास के सिस्टम से सीखता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने बात की मीसो सिस्टम, ठीक है, मैक्रो सिस्टम की, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इन्होंने एक मॉडल दिया है, ठीक है, सीटेट के सिलेबस में भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। पहला पूछा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है कि आप सिर्फ अपने दिमाग का 10% यूज़ करते हैं, गलत है। सम पीपल यूज़ मोर राइट ब्रेन, सम अदर यूज़ मोर लेफ्ट ब्रेन, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं कथन 1 और 2 दोनों गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47 यहाँ पे देखिए, 47 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। स्टेटमेंट 1 कलर गलत है। लिसनिंग टू मोजार्ट विल मेक चिल्ड्रन स्मार्टर, इसके बारे में जब मैंने थोड़ा सर्च किया तो मैंने देखा कि मतलब एक बात किया गया है कि मोजार्ट आई थिंक एक म्यूजिशियन है, उन्होंने मतलब एक थियरी उसमें है कि मोजार्ट का मतलब म्यूज़िक को लिसन करने से बच्चे स्मार्टर होते हैं। ये काफ़ी पहले की थियरी है। अभी आज के कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये मतलब बहुत शॉर्ट थियरी नहीं है, तो इसलिए आई थिंक इस क्वेश्चन को गलत माना गया है। आगे बढ़ते हैं 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देखिए, ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो 48 है उसका ए सही है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट सही है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं, दोनों ही कथन आपके सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखिए, 49 के भी दोनों कथन सही हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, दोनों कथन सही हैं। प्रोजेक्ट मेथड एंगेज करता है लर्नर को होलिस्टिकली, उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड रिक्वायर चिंतन और एक्शन, ये करता है, सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है कि निर्माणवाद कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होती है तो उसमें बात होती है कि बच्चा खुद से करके सीखता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट कि विद्यार्थी जो करते हैं वही सीखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से, 51, ठीक है। 51 का बहुत ही आसान प्रश्न है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की गई है, तो भाई असिमिलेशन की बात नहीं की गई। असिमिलेशन की बात आपके जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में की है। असिमिलेशन और अकोमोडेशन इन दोनों की बात जीन पियाजे ने की है। जेडपीडी स्कैफोल्डिंग मीडिएटेड लर्निंग की बात आपके वाइगोत्स्की ने की है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात वाइगोत्स्की ने की है, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, जिन्होंने बोला है कि बच्चा अपने समाज से बहुत कुछ सीखता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट जो है, जो यशपाल कमेटी में इसकी बात की गई थी, जिसमें बोला गया है कि जो बच्चा क्या करता है कि हमें बच्चों को ये सीखना है हाउ टू थिंक, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 53 का क्या सही है। 53 का नई शिक्षा नीति में पूछा गया है कि किस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो होलिस्टिक प्रोग्रेस पे फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं 54 की तरफ देखते हैं। 54 में पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति में निम्न में से किसे केंद्रीय स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद की बात की गई है। बहुत अच्छा पेपर बनाया है, लिटरली आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस एंड आई एम फाइटिंग कि बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे 55 की तरफ देखिए, 55 का है, 55 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ नॉलेज इज कनेक्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ स्किल। प्रोसीजरल नॉलेज, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, प्रोसीजरल में लिखने बच्चा मतलब करता है, ठीक है, मतलब खुद से करके सीखना इसमें आ जाता है कि एक प्रक्रिया की तरफ प्रोसीजर के थ्रू वो सीखता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स होता है, ठीक है। तो ये आप जब भी याद कर लीजिए, जब भी हम स्किल के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपका एक प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल आपका नॉलेज का फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा पेपर बनाया है, ठीक है। 56 को देखिए, उसके बाद 56 को देखिए, द मोस्ट जनरली एक्नॉलेज डिफिनीशन ऑफ नॉलेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, ठीक है।
मतलब ऐसा बिलीफ होना चाहिए, ज्ञान जो जस्टिफाइड हो, जिसको जस्टिफाई किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। देखिए 57 का यहाँ पे पूछा गया है कि जेस्टाल्ट प्रिंसिपल में का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं वाले प्रश्न को बहुत ध्यान देखिए। देखिए जेस्टाल्ट प्रिंसिपल में कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता की बात नहीं की गई है। ठीक है, और जेस्टाल्ट जो प्रिंसिपल है वो चीज़ों को एज अ होल देखता है। ठीक है, जेस्टाल्ट बाद में आई थिंक कोहलर और कोफका आ जाएंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं 58 को देखते हैं। 58 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, हिंदी माध्यम के बच्चे देख सकते हैं कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग पायनियर्ड द क्लिनिकल इंटरव्यू टेक्निक, इसका आपका जीन प्याजे सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ये इसमें ये बायोलॉजी से प्रश्न है। बहुत सारे ब्रेन्स के पार्ट्स दिए हुए हैं, सेरेब्रम है, हिप्पोकैम्पस है, मगला है, थैलेमस है, और इसमें दिया गया कौन कौन सा किससे फंक्शन है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, मतलब दोनों ही चीज़ें सही हैं अब। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी सही है, यहाँ पे ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, 62 का दोनों ही कथन सही है आपका। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो 62 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, ये आपका सही है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए यहाँ पे दिखा देते हैं, बी आपका सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या सही नहीं है, दोनों ही ऑप्शन आपके सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 का ए सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ठीक है, हिंदी माध्यम के छात्र यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ए सही है। 64 को देखते हैं। 64 में यहाँ पे लीनियर प्रोग्राम के स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, सबसे पहले सी आएगा। ठीक है, सी में क्या है कि यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग में हम फ्रेम्स की बात करते हैं। जो कुछ भी हम बच्चे को दिखाने वाले हैं प्रोग्रामिंग के माध्यम से, सबसे पहले क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको हम फ्रेम्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो एक फ्रेम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको एक बार में देखता है, फिर उसके बाद आंसर करता है, फिर वहाँ तुरंत उसको उसका रिस्पांस मिलता है। अगर गलत है तो भी सही रिस्पांस मिलता है, अगर सही है तो भी सही रिस्पांस मिलता है। उसको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो आगे बढ़ता है, नेक्स्ट फ्रेम की तरफ वो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है कि द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट हिज रिस्पॉन्स और आंसर ईदर बाय फिलिंग द ब्लैंक विद वर्ड और फ्रेज, मतलब जिस भी मेथड से अगर उसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से जो भी चीज़ें दिया है वो उसको करता है। उसके बाद ए आ गया, द स्टूडेंट कंपेयर द कंस्ट्रक्टेड आंसर और रिस्पॉन्स विद करेक्ट रिस्पॉन्स ही माइट। ठीक है, तो अगर गलत, लीनियर प्रोग्रामिंग में और ब्रांचिंग में यही अंतर है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करता है कि वो फ्रेम वाइज वो गया, कुछ उसने बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद क्या है कि लीनियर प्रोग्राम में उसने जो भी ऑप्शन अटेम्प्ट किया उसको सही आंसर बता दिया जाता है और वो आगे बढ़ता है। ठीक, ब्रांचिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ दे दिया गया, उस पैराग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ बच्चे ने पढ़ा, 2 क्वेश्चन लगाया, उस 2 क्वेश्चन में उसको गलत मिला तो तुरंत उसको सही आंसर नहीं बताया जाएगा, उसको बोला जाएगा फिर से पैराग्राफ पढ़ो और फिर से आंसर हो। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग आपके BF स्किनर ने दिया था। लीनियर प्रोग्रामिंग को हम एक्सट्रिंजिक प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। ठीक है,
और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरी पे आधारित है। दूसरा आपका आता है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, जो नॉर्मन ने, क्राउडर ने, जिसको इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। तीसरा आता है जो मैथेटिक प्रोग्रामिंग, जो मैथ से रिलेटेड है, जो आपका गिलबर्ट ने दिया है। इंपॉर्टेंट है ये। 65 को फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था? 64 का ए सही है। हिंदी माध्यम के छात्र यहाँ पे देख सकते हैं 64 का ए सही है। ठीक है, इसको आप अपने मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 का यहाँ पे डी सही है। ठीक है, यहाँ एक्चुअली इस क्वेश्चन में उन्होंने उनके मतलब काउंटर पार्ट, जो मतलब एक फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ बात की गई। जैसे ए का 4 है, प्याजे वाइगॉत्स्की है, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट में आ जाएंगे। बीसरे का 2 है, कोहलबर्ग और कार्जन एक फील्ड में आ जाएंगे। सी का 1 है, सॉरी हाँ, बी का 2 है, ठीक है, कोहलबर्ग और गिलगन। ठीक है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 65 का डी। हिंदी माध्यम के छात्र यहाँ देख सकते हैं 65 का डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 देखिए, 66 का बी सही है। काफ़ी अच्छा पेपर बनाया है। 66 का बी सही, ऐसे पेपर सॉल्व करने में मज़ा आ जाता है। 66 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, इसको भी आप मैच कर लीजिएगा। और ये बहुत बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप इन वाइगॉत्स्की के बारे में यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और आपको मतलब इस तरह के क्वेश्चंस करने में आसानी हो। क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चंस फैक्चुअल नहीं है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी माध्यम के छात्र देखें, यहाँ पे बी सही है। ठीक है, 67 यहाँ पे देखिए, 67 का ए सही है। ये तो बहुत है, ये एक्चुअली ये 5E कॉन्सेप्ट आता है। कई बार पूछा जाता है कि 5E का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है 5E क्या है। तो आपका इसमें आपका करेक्ट ऑर्डर है इंगेज। पहले बच्चे को हमें इंगेज करना है, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लेन करना है, इलैबोरेट करना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे देखिए, 68 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे ही जितने दिया हुआ है NCT, NIOS, IGNOU, NCERT, UGC, ये यहाँ पे ऑर्डर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इस्टेब्लिशमेंट क्रोनोलॉजी। ठीक है, अब आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोग को एक होमवर्क देती हूँ कि NCT कब आया, NIOS कब आया, IGNOU कब आया, NCERT कब आया, UGC कब आया। ठीक है, इसका तो मेरे पास अलग से नोट्स रखा हुआ है, मैं आपको भी बता सकती हूँ, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि आप इसका अलग से नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को टाइम सेव करने के लिए बता देती हूँ। यहाँ पे जो NCT है, इस्टेब्लिशमेंट क्रोनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होगा तब ना। आपका जो NCT है, जिसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑफ नहीं है, फॉर टीचर एजुकेशन है, वो आपका आया है 1995 में। NCT आया है 1995 में, 1995 में आया है। ठीक है, उसके बाद NIOS का आप लोग सर्च करके बताइए। अगर IGNOU की बात करें तो 1985 में IGNOU का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अगर NCERT की बात करें, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961 1961। UGC तो आपको पता है 1953 में आया और UGC को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 1956 में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी चीज़ें बहुत सारे, एजुकेशन फॉर ऑल कब आया 1920, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया 1987-88। ठीक है, नेशनल लिटरेसी मिशन कब आया 1988। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 हिंदी माध्यम के छात्र देख लें, ऑप्शन नंबर ए सही है, 68 का ए। ठीक है, तो ये सब का क्वेश्चन आप, ये सब बहुत बेसिक है, बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। और जो भी एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे देखिए, 69 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, यहाँ भी पूछा गया है कि कार्टूनों की आवश्यकता और महत्व को कौन कौन सा स्टेटमेंट सही ठहराता है। ठीक है, हिंदी माध्यम के छात्र यहाँ से देख सकते हैं 69 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रोग्राम लर्निंग के प्रिंसिपल्स की बात की गई है। अभी मैंने थोड़ी देर पे बताया 3 तरह की प्रोग्राम लर्निंग होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक प्रोग्रामिंग। भाई हॉर्न बजा के वीडियो क्यों ख़राब करना है आप लोग, अननेसेसरी हॉर्न बजाना इज़ नॉट गुड। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ABC, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र देखें, क्वेश्चन नंबर 70 का डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, A एंड C, ठीक है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल वाइल राइटिंग द थीसिस, ठीक है। इसमें देखिए A और C गलत है। पहला क्या है कि अगर हम प्रॉपर रेफरेंस देते हैं तो उसको प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन दिया है कि बिना ऑथर को साइट किए हम पैराफ्रेज करते हैं, तो ये गलत है भाई। अगर आप कहीं ऑथर कुछ ने लिखा है तो आप बिल्कुल पैराफ्रेज नहीं कर सकते, वहाँ पे साइट करना पड़ेगा अगर एग्जैक्ट लिखा है। सी लिखा है कि with writing someone's suggestions without proper acknowledgement is morally wrong, ठीक है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। बिना किसी से आप सजेशन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साइट करना ज़रूरी है। उसके बाद नहीं, मतलब ये सही है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पूछा है सही, सॉरी मुझे लगा क्वेश्चन में नो पूछा है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद बी ऑप्शन आपका गलत है, सी ऑप्शन आपका सही है, भाई मॉरली रॉन्ग ये है। डी ऑप्शन पूछा है यूजिंग वंस ओन प्रीवियस राइटिंग एज इट इज़ द न्यू राइटिंग इज नॉट प्लेगरिज्म, ठीक है, ये गलत है। भैया आपने पुराना कुछ लिखा, फिर से आप उसको न्यू राइटिंग के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये लिखा है यूज़ ऑफ ओपन एक्सेस रिसोर्सेज विदाउट साइटेशन इज़ एक्सेप्टेबल, नहीं ये गलत है। साइटेशन ज़रूरी है, जैसे आप रिसर्च के फील्ड में आप कुछ भी लिखते हैं, कहीं से भी कुछ भी लिखते हैं, तो आपको साइट करना पड़ेगा कि आपने ये चीज़ें कहाँ से ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी वो दोनों सही हैं, बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन अभी डालना नहीं चाहिए था एंट्रेंस में। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे देखिए, 72 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ABCE। 73 को देखते हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम के छात्र देख लें, 72 का डी दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। 73 यहाँ पे देखिए, 73 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। ठीक है, ACDE यहाँ पे ट्रांसपेरेंसीज की बात की गई है, पारदर्शिता से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बी सही है, ठीक है। सेवेंटी 74 को यहाँ पे देखिए, 74 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 75 दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश माध्यम में दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। आपकी प्याजे की थियरी की बात यहाँ पे की गई है, बी आपका ऑप्शन सही है। हिंदी माध्यम के छात्र यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन सीरीज जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बीच बीच में चीज़ें बताई हैं, बीच बीच में मैं कई सारी चीज़ों को और भी एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन क्या है कि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। तो जहाँ पे अगर इसमें भी आपको, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कई चीज़ों में जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप इसको करें, आप सॉल्व करें। अगर कई जगह जहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि वो उतना इजी है, उतना आप खुद से पढ़ के कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर पूछिए कि मैम ये क्वेश्चन है, चाहे ये चीज़ है, ये मुझे नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं, और ये वीडियो सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इनफैक्ट ये वीडियो सीरीज़ अगर आप एमएड की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर आप एमए एजुकेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।
ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो सीरीज़ को देखिए, और सिर्फ देखना नहीं, इसको शेयर भी करना है और लोगों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्प हो सके। ठीक है। फिर आगे ही ऐसे जैसे ही मेरे पास कुछ पेपर्स और इंपॉर्टेंट आते हैं, कुछ पेपर्स, कुछ मैं और कंटेंट बना पाती हूँ, तो इस वीडियो सीरीज़ में, पिटारा सीरीज़ में आपको और भी फ्यूचर में वीडियोज़ इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिए, और सुपर थैंक्स का यूज़ करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके, सपोर्टर क्लब ज्वाइन करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सपोर्टर क्लब ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी प्राइस 29 रुपीज़ है, और उसके बाद आप सुपर सपोर्टर ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी प्राइस है 89 रुपीज़। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से।